एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंच गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और ज़िसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी। और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। कर्नलों ने कमाल कर दिया था। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर राजेपुर के शरपसंद अनासर की एक फहरिस्त मुरतब की थी। महाराजा अमरनाथ का मजाज, सियासी रुझानात, अंग्रेज़ों से वफादारी, राजेपुर की सरकर्दा शख्सियतों के मशागल, झुकाव वगैरह वगैरह गर्द के बड़ी अनोखी अनोखी बातें दर्ज थीं। 30-40 सफ़े पढ़ने के बाद पारों का हल खुश्क होने लगा। मैंने ड्यूटी बदल ली और कागज़ कलम पारों के हाथ में थमा दिया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो मेरी सूरत देख तकने लगी। मुझे एहसास ही ना हुआ। मोहन, उसने हैरत से मुझे मुखातब किया कि ये तुम हो? चुपचाप सुनती रहो, मैंने मुस्कुराकर कहा। इतनी अंग्रेजी तो मैट्रिक फेल भी पढ़ लेते हैं। देखा मैं कैसा अटक रहा हूँ। अटक रहे हो? तुम्हारे लहजे में भला ऐसा वैसा एतमाद है? वह सरशारी से बोली। आगे बढ़ो, दरमियान में दखल मत दो। कैसी कैसी नादर बातों का पता चल रहा है। और मैंने उसके सर पर धप मारते हुए कहा, तुम सारा लुत्फ गारत कर रही हो। मुझे फाइल से ज़्यादा तुम में संसी महसूस हो रही है। मैं तो एक सादा कागज़ हूँ, रद्दी कागज़, जिसे बच्चों ने आड़े तिरछे नक्श बनाकर फेंक दिया है और वह गली गली उड़ता फिर रहा है। और फिर उस शह पारा पर मेरी नज़र पड़ गई और मैंने उसे अपने फ्रेम में सजा लिया। वो जोशीले लहजे में बोली। फ्रेम भी खराब कर लिया। कागज़ की धूल फ्रेम पर जम जाएगी। फ्रेम और ज़्यादा कीमती हो गया है। उसे नाज करना चाहिए कि उसमें दुनिया की कैसी अजूबा तस्वीर सजाई गई है। पारों का मूड बदल गया था। हम एक फाइल के निसफ कागजात का जायजा ले चुके थे। रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने फाइलें अपनी निगरानी में पहले वाली तरतीब और तरकीब से अलमारी में रखवा दी और चलने लगा। और फिर भी मुझे चंद मिनट और लग गए, क्योंकि पारों ने अपनी कलाइयों का हार मेरी गर्दन में डाल दिया था। मैं उसे मोड़कर और अपने बाजुओं की रस्सी में बांधकर उठाए उठाए दरवाजे तक ले आया। पारो उदास हो गई। काश मुझे रात को तूल देने की कुदरत होती, फिर मैं पारो को सुला कर आता। वो दोनों सो चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा। विनिश ने मेरी आहट महसूस कर ली और बिस्तर से उठकर मुझे बाहर रहने का इशारा किया। फिर दबे कदमों बाहर आ गया और मैंने उसे वापस भेजना चाहा, लेकिन वो मुझे घसीटता हुआ बराबर के कमरे में ले गया। मैंने उसके हुक्म पर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने कहा, उसकी आंख अभी अभी लगी है और तुम्हारे इंतज़ार में जाग रही थी। हाँ, मुझे कुछ देर हो गई, लेकिन आप इस हालत में उठकर क्यों आ गए? मैंने झंझलाकर कहा। आपको मालूम है कि आपको गोली लगी है, जख्म ताज़ा है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, और ये बाजू गोली का आदी हो गया है। क्या हुआ था? मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। मेरी आवाज़ गुस्से से कांपने लगी। काश मैं आपके साथ छोनी चलता, तब भी ये वाक़या होता। वह हंसकर बोला, मगर आप अकेले तो ना होते। आप गाड़ी चलाते और मैं फायरिंग का जवाब देता। आपने हमलावरों की शिनाख्त की? खैर, शिनाख्त की क्या ज़रूरत है, मुझे उनके चेहरे याद हैं। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मोहन, कहीं तुम जोश में ना आ जाओ। गोली उन लोगों ने नहीं चलाई थी, उसने आहिस्ता से कहा। फिर किसने चलाई थी? मैंने चौंक कर पूछा। मैंने चलाई थी, वह सुकून से बोला। आपने खुद पर? हाँ, तुमने देवीलाल को खुला छोड़ दिया था। वाक़यात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते थे और देवीलाल जिंदा रहकर परेशानी का सबब बन सकता था। वैसे देवीलाल जैसे कितने आदमी मारे गए हैं, मगर इस वक्त उसकी मौत की तशहीक हमारे हक में बेहतर मंजर होती। ना उसे मारा जा सकता था, ना जिंदा रखा जा सकता था। उसकी मौत का कोई जवाब पैदा करने के लिए ऐसे ही किसी तदबीर की ज़रूरत थी। मोहन, वो जिंदा रहता तो हमारा सुकून चाटता रहता। उसे मरना ही चाहिए था। मेरे कान सुन हो गए। फिर? और मैंने मुस्तरब होकर कहा, सो मैंने उसे मार दिया। और वो अफसरदगी से बोला, मैंने कर्नेलों के आखिरी रसूम में शिरकत के लिए दानिस्ता देर लगाई थी और बजाते खुद फूलों की चादरों की टोकरियाँ ख्वाबगाह में मंगवाई थी। तुम जैसे ही फ़ोन की घंटी सुनकर बाहर गए, मैंने उसमें राइफल छुपा दी। टोकरियाँ डिक्की में रख दी गई और मुझे यकीन था कि छौनी की सड़क सुनसान होगी।
क्योंकि छौनी के तमाम हकाम और अमला करनेलों की रसूम में मसरूफ़ होगा। अगर सड़क संसान ना होती तब भी मुझे अपने काम में दुश्वारी पेश ना आती। छौनी से 5 मील उधर लाखीपुर की तंग सड़क जाती है और मैंने रास्ते में नशस्त बदल ली। देवीलाल पीछे बैठ गया और मैं आगे बढ़ने की बजाय लालपुर की सड़क पर मुड़ गया और वहां टैलों के दरमियान एक जगह गाड़ी रोक ली। देवीलाल ने वजह जानने के लिए उतरना चाहा और मैंने उसे प्रिंशस पर बैठे रहने का हुक्म दिया और खुद नीचे उतरा। मैंने डिक्की खोली और राइफल निकाल कर टेले पर चढ़ गया। देवीलाल समझा होगा कि मुझे कोई परिंदा नजर आ गया है। टेले से मैंने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देवीलाल शायद पहले ही गोली में मारा गया। गाड़ी की बॉडी में मुतअद्दिद सुराख हो गए। गोलियों ने शीशे तोड़ दिए। राइफल के साथ मैंने सड़क पर आकर पिस्तौल भी इस्तेमाल किया। फिर किसी ताखीर के बगैर फौरन इलाकीपुर की सड़क से छौनी की सड़क पर आ गया। रास्ते में जगह जगह छोटी पहाड़ियां और टेले पड़ते हैं। करीब एक मुनासिब जगह रोककर मैंने सड़क पर गोलियों के निशानात डाले और पिस्तौल से अपने बाजू जख्मी कर लिया। इजरत में गोली जरा गहरी लग गई और खून रोकना मुश्किल हो गया। मैं इसी हालत में गाड़ी भगाता रहा। मुझे पिस्तौल और राइफल साफ करके उन्हें पहाड़ियों पर फेंकना भी था और मैंने उन्हें मुख्तलिफ फासलों पर फेंक दिया। जब मैं छौनी पहुंचा तो इतना खून निकल चुका था कि मुझसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहा गया। मैं गंग हो गया था। मेरी आंखें नम थी। कुछ कहने के लिए मौजू लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। जब लफ्ज़ नहीं मिलते तो आदमी का सारा जिस्म बोलने लगता है। मैंने बेख्तियार बढ़कर उसे गले लगा लिया। राजकुमार विनय चंद्र का चेहरा भी तर हो गया था। मोहन, देवीलाल की बीवी को जाकर समझा देना, वो करब से बोला। मैंने सोचा था कि सबसे पहले उसके क्वार्टर में जाऊंगा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। जब तुमने सुबह रात वाला वाक़या सुनाया था तो मुझे आगे कोई अच्छी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मुझे एहसास था कि खुद तुम कितने उलझे हुए होगे। तुम्हारी बातों से शिकस्तगी नुमायां थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुमने शारदा से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस वक्त तुम इतने खोए हुए थे कि मुझे बार बार तुम्हें चौंकाना पड़ता था और मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि मुझे कुछ करना होगा। ओह, और आप मुझसे कुछ कहे बगैर क्यों चले गए थे? मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैं उससे जैसे तैसे निमट लेता। आपने ये खतरा क्यों मोल लिया? आपने ये क्यों वीरेश बाबू? अगर कोई आपको देख लेता, अगर निशाना ओछा पड़ जाता, अगर कुछ और हो जाता। खामोश, और तुमने मेरे हाथ बांध दिए हैं मोहन, वरना पिस्तौल चलाना मुझे भी आता है और तुम्हारी तरह सोचना भी। अरे वीनेश बाबू, मेरी तरह मत सोचिए। इस सोच में गांठें पड़ी हुई हैं। हमाकत की बातें मत करो। ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं फाइलों का जायजा लेने गया था। तो वो तजस्सुस से बोला, कैसी हैं? अजीबो गरीब, हैरत अंगेज, नाकाबिल यकीन। मैं अभी उन्हें देखना चाहता हूँ, वो मचल कर बोला। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। काबिल दीद चीज़ें हैं। और तुमने उन्हें कहाँ रखा है? एक महफूज जगह, और अब वैसे भी हर जगह महफूज है। गालबन कर्नल हार्डिंग को हाईकमान से यह हदायत मसूल हो गई हैं कि वो फ़िलहाल अपनी सरगर्मियाँ छौनी तक महदूद कर ले, क्योंकि उन्होंने जितनी तशवीश ज़ाहिर की थी उतनी ही उन्हें नाकामी हुई। अगर वह मेजर रॉबर्ट की मौत के बाद खामोशी इख्तियार कर लेते और अपने दीदा दिलेर सरकश नौजवानों को जाहो बेजा तफ्तीश के लिए ना छोड़ते तो ये नौबत ना आती। वो खासे मकूल अफसर खो चुके हैं और उन्हें इस मामले से किसी और तरह निमटने के लिए सोचने का वक्त दरकार होगा। इसके यास की शहादत भून और सड़कों से गोरे सिपाहियों की वापसी से मिलती है, वरना वो गैज़ो गदब में आ जाते तो फाइलों की तलाश में शहर भर उखेड़ देते। राजेपुर के शुरफा देखते रह जाते। अंग्रेज़ जानते हैं कि उन्हें कहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं, और सरदस्त उन्होंने अपना गुस्सा महफूज कर लिया है। विनय ने मेरी बात की तरवीद नहीं की। जख्मी हो जाने के बाद वो बहुत आसूदा था और बहुत फुर्तीला और चाको चौबंद। मैंने उसे दीवान पर लिटा दिया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। शारदा की आंख खुल गई। वो दरवाज़ा पीट रही थी। हम दोनों को बंद कमरे में देखकर नाराज़ होने लगी। उसे खबर भी नहीं कि वो और तनहा छोड़कर चले आए और वह विनेश को वापस ले गई। मुझे यकीन था कि वह ज़रूर लौटेगी। शारदा आएगी और उसकी आमद के तस्वर से मेरे दिल में खट्टी मीठी कफ़यतें उभरने लगी। जैसे शारदा पहली बार आ रही हो। कोई जिस्म पर होले होले सुरमे की ठंडी सलाइयाँ फेरने लगा। जुजरी दौड़ने लगी और कोई जिस्म पर चुपके चुपके तिनके चबोने लगा। गुदगुदी होने लगी, जैसे मैं पहाड़ की चोटी पर बैठा हूँ और नीचे देखूंगा तो जिस्म में सुन सुन जन जन होने लगेगा, जैसे किसी ने पीछे से आकर आंखों पर हाथ रख दिया हो और उसके लम्हों से अजाब बंद होने लगे।
मैं इंतज़ार करता रहा मगर शारदा नहीं आई और सुबह बेदबे पाँव आती रही और मेरे आराम की खातर नहीं आई होगी। उसने मेरी जलती हुई सुर्ख आंखें देख ली थीं। काश उसे ख्याल होता कि वो आ जाती तो आराम तो उसके नज़ारे से मिलता और उसकी सांसों की अतरबीज हवाएं जिसमें जान को राहत पहुंचाती। उसने मुझे बेआराम किए रखा। महाराजा ने अपने आकाओं की तकलीद में दिन के 10 बजे बूंद से तमाम सफाइयों को हटा लिया। अलबत्ता सड़कों पर मसला पुलिस गश्त का जारी था। बूंद के दरमंदा हाल मुलाजमों ने अपने साबिक ओहदों पर काम करना शुरू कर दिया। हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। मुझे एहसास था कि बूंद से पुलिस का पहरा हटने के बाद मकीनों की सरगर्मी में खासी तेजी आ सकती है। खानदान के कई अफराद की बीक वक्त मौत का सदमा कंवर जगदीप के दिल से चिपक गया होगा। बज़ाहिर सुकून ही सुकून था, लेकिन अंदर ही अंदर कौन क्या सोच रहा होगा मैं अपने हवाले से आइंदा के मतलब वाज़ेह पेश गोइयाँ कर सकता था। दूसरे दिन भी मैंने पारों के पास जाकर फाइलों की तहकीक का काम जारी रखा। राजेपुर के बदमाशों के वो गिरोह, वो ज़र खरीद लोग जो जगदीप के अलाकार हो सकते थे और मैंने उनके नाम और पते खास तौर पर नोट किए। वो हमारे असर में नहीं थे और तो दूसरों के लिए काम करते होंगे। जगदीप से बेहतर उनका कोई और गाहक नहीं होगा। जगदीप की पुलिस फोर्स, जगदीप के दस्तों बाजू यही लोग थे। महाराजा की परेशानी से जगदीप भी आशना होगा। अंग्रेज़ों से निपे तुले मवाद से कम अज़ कम उसे भी ये फ़ायदा पहुंचा कि राज सिंहासन का फासला कम हो गया। दिलों में रंजिशों की खलीज रोज़ बरोज़ वसी होती गई। जगदीप के लिए अब लाजम था कि वह बड़ी हवेली की आन बान, अज़मत व शौकत बरकरार रखने और झंडा ऊंचा रखने के लिए राजमहल में महाराजा की जगह मुतमन हो और कीबान रूसिया से पूछे, कहिए अब मजाज का क्या हाल है। सर झुकाइए और तस्लीमात पेश कीजिए। यह खुश मकानी यकीनी में बदलने के लिए वो और ज़्यादा पुरजोश हो जाएगा। आज बहुत दिनों बाद उसकी सूरत देखी थी और यह खुशगमानी जहन से झटकनी पड़ी थी कि हाथ पांव टूटने, अनीता के नाकाम होने, बाप के मरने, मुतअद्दिद मनसूबों में शिकस्त खाने और हाल में ख़ानदान के इतने अफराद गंवा देने के बाद चेहरे पर शिकने ज़रूर पड़ जाएंगी। फाइल में दर्ज था कि राजेपुर के नवाही इलाके लाखीपुर में कुछ ख़ानदानी कबाइल आबाद हैं जिनकी शुरेदा सरी और सरकशी की दास्तानें ज़ुबान ज़द खासो आम हैं। रवायतों और समाजी नज़म की बुनियाद पर उनकी अपनी एक अलहदा तहजीब कायम है। अलहदा थलहदा रहते हैं, पहाड़ों से कम ही नीचे उतरते हैं, लेकिन चंद नौजवान वहाँ की यकसा ज़िंदगी से उकता कर नीचे निस्बतन मैदानी इलाके राजेपुर का रुख करते हैं। उनमें से कुछ तरक्की करते करते शहर के मशहूर बदमाश बन गए हैं या राजेपुर के सरकर्दा बदमाशों के आलाकार। चाकू, छुरे, नेज़ाबाजी और में उन्हें कमाल हासिल है। अब बंदूकें भी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। उनकी वफादारियां खरीदी जाती हैं। वो बार बार गिरफ्तार होते हैं मगर आज़ाद होकर फिर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। ये कबायली सरकश शहर के मुख्तलिफ ग्रोहों से वाबस्ता थे। करनेलों का ख्याल था कि ये लोग अंग्रेज़ों से अमूमन नहीं उलझते। चुनाचा खंडर में होने वाली वारदात से उनकी वाबस्तगी का अमकान 10% से ज़्यादा नहीं था। मगर मैं जानता था कि जिन लोगों ने फ़ोन पर मेरी माँ और बहन को गालियाँ दी थी, जिन्होंने मुझे साधु देवराज के स्थान से गिरफ्तार करके अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था और जिन 15-16 आदमियों ने छावनी के रास्ते मुझ पर योरिश की थी, वो यही लोग थे। राजेपुर के ये गुंडे, बहरहाल मैंने उन शोरों पुश्तों के ठिकाने ज़हन नशीन कर लिए। उनसे मूल तोल करते देर लग जाती और जगदीप मुझसे बड़ी बड़ी बोल देता। तीसरी रात पारो और मैं शांत महल से बरामदा फाइलों के आलम में बन गए थे। इन चंद बदमाशों से भी पारो भी वाकफ थे और उस दिन सुबह सुबह रीता का फ़ोन आया। उसने अपनी बेताबियों के इजहार के साथ साथ मुझे इशारों में यह बताया कि आज कल छावनी में कंवर जगदीप की आमद बढ़ गई। वो 3 दिन से मुझे फ़ोन कर रही थी, बहुत बेकरार थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। विनेश के ज़ख्मी हो जाने का पता उसे देर से लगा और वो बहुत नादम हो रही थी। कंवर जगदीप की आमद छावनी में बढ़ गई है। रीता ने यह खबर सुनाकर शायद मेरा इम्तहान लिया था और मैं इम्तहान में फ़ेल हो रहा था। मुझ पर बदहवासी के दौरे पड़ने लगे। अभी विनय चंद्र को असूलन बाहर निकलना नहीं चाहिए था। विनय चंद्र बिस्तर पर दराज था और कंवर जगदीप छावनी में कर्नल हार्डिंग के दिल में उतर रहा था। जब मैंने ये खबर सुनी तो ना जाने क्यों राजकुमारी कमल को फ़ोन किया। कमल की बातों ने इस वक्त मेरे कपीदा असाब को बड़ी ठंडक पहुंचाई और मैंने अपने जिस्म की अकड़ती हुई रगें नरम महसूस की।
आदमी एक दूसरे से बातें करते रहें तो कुछ न कुछ बातें ज़रूर याद रह जाती हैं। एक और दिन बहुत बेचैनी का गुजरा और मैं बार बार सोचता था, बार बार इरादा करता था कि बाहर निकलूं और कुछ नहीं तो शहर के उन ठिकानों का रुख करूं जहां जगदीप के महरम और रफ़ीक रहते हैं। मगर इस तरह उन अजनबी जगहों पर बेसोचे समझे चले जाना ना सिर्फ नामुनासिब था बल्कि नाजायज़ भी था। मुझे ये गुमान होने लगा कि जैसे मेरे दिमाग ने काम करना तर्क कर दिया है। रास्ते बंद नजर आते हैं, फिजा में कोई नागवार सी बू महसूस हो रही थी। मैं कर्नल हार्डिंग के पास जाकर उसके लिए तफरी तबाह का सामान पैदा कर सकता था, मगर कर्नल हार्डिंग के मिजाज में हमवारी पैदा हुई होती तो रीता ज़रूर झुंडी झंडी दिखा देती। कर्नल बेइंतहा मसरूफ़ होगा और हाई कमान में दोबारा अपना वकार बहाल करने की तगदो में लगा होगा। वो राजेपुर में किसी तब्दीली का मशवरा ज़रूर देगा। कुछ लोग मशवरे इसलिए भी दे देते हैं कि उन्हें साहब अलराय समझा जाए। अलबत्ता राजकुमारी कंवल ने मुझे राजमहल आने और महाराजा अमरनाथ से बातें करने के लिए कई बार मदऊ किया था, मगर इस वक्त महाराजा से मुलाकात का मतलब जगदीप को और ज़्यादा होशमंद बना देना था। रात को मैंने पारो की हिदायत की कि सुबह सुबह प्रीत के सामने मुझे साधु के राज के आस्थान पर जाने का हुक्म दे और होने वाली ताख़ीर पर सख्त सुस्त कहने से भी ग्रेज न करे। पारो उस पर बड़ा मुश्किल से आमादा हुई। सवेरे सवेरे प्रीत विनिश की मज़ाहमत पुरसी के लिए उसके महल में आती थी। हस्बे मामूल वह उधर आई और पारो भी मौजूद थी। जब मैं उसके सामने से गुजरा तो पारो ने मेरी हिदायत पर खुश असलूबी से हर्फ पे हर्फ अमल किया। मैं नहायत लिहाजत और माजरत के साथ उससे वादा किया कि आज और माफ़ कर दिया जाए। दोपहर साधु देवराज के स्थान पर जाकर साधु गोविंद से उसकी मतलूबा चीज़ें ज़रूर ले आऊँगा। प्रीत 1 घंटे के करीब मुलाकाती कमरे में बैठी रही और फिर उठकर चली गई। पारो से पहले जा चुकी थी। 10 बजे मैं पारो के महल की पुष्ट पर बने हुए छोटे से सब्ज़ादार में पहुंच गया। पारो वहां अपनी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाती हुई लाई और इधर उधर देखने लगी। बांदी और मुलाजमा को उसने पहले ही मसरूफ़ रख दिया था और मैंने कुछ तवक्कुफ़ किया और फिर लपक कर गाड़ी में छुप गया। सदर दरवाजे पर गाड़ी नहीं ठहरी क्योंकि पारो की वहां से झलक देखते ही दरवाज़ा खोल दिया गया होगा। पारो जन से निकल गई और उसके सिवा कोई और तदबीर नहीं थी। मैंने तो फसील के रास्ते रात ही को भूण से बाहर निकलने का इरादा किया था, मगर पारो ने मुझे मजबूर कर दिया कि वो भी मेरे साथ रहेगी और मुझे अकेला नहीं जाने देगी। इसलिए उस पुराने मगर मुजर्रब नुस्खे पर अमल किया गया और मैंने रास्ते में भी सर नहीं उठाया और पारो के मलबूसात में छुपा रहा। पारो के मलबूसात में मुझ पर बिखरे हुए थे, गोया पारो रेशमों तलसन बनकर सरा रही थी। साधु देवराज का स्थान राजेपुर के वीरान इलाके में था। हम वक्त से पहले इसलिए निकल आए कि किसी मुनासिब जगह डेरा जमा सकें। उम्मीद तो यही थी कि प्रीत इस नादर मौका से पूरा फ़ायदा उठाएगी। कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने की जहमत होगी, लेकिन अगर कमांड ठीक जगह पर पड़ जाती तो ज़िंदगी में बाहर आ जाती। शहरी हदूद से निकलने के बाद मैंने सर उभारा। उस सड़क के सिवा कोई और रास्ता साधु देवराज के स्थान तक जाने का नहीं था। हम कुछ और आगे बढ़ गए। पारो कच्ची पहाड़ी पर गाड़ी चलाती हुई एक ऐसी जगह ले आई जहां सड़क से गुजरने वालों की नज़र ना पड़ सके। हमने गाड़ी नज़दीक ही रखी और एक ऊंचे मकाम पर आ बैठे। नीचे सड़क गुजरती थी और ऊपर दरख्त ही दरख्त थे। उसे एक छोटी पहाड़ी कहना चाहिए। हम दोनों ने दरख्त की टहनियाँ तोड़कर अपने जिस्मों पर डाल ली। पारो इब्तदा में मुझसे वापसी के लिए इसरार करती रही, लेकिन अब वापस होने का क्या सवाल था। पारो का नर्म और नाजुक बदन तिनकों से उलझा हुआ था और मैंने उसे आराम पहुंचाने के लिए अपने पहलू में लिटा लिया और फिर भी उसके बदन का कुछ हिस्सा तिनकों में रहा। हमारी नज़र सड़क पर थी और 2 राइफलें और पिस्तौल हमने ज़मीन पर रख दिए थे। वक्त से पहले आने का मकसद ये भी था कि वो भी इस वाहद रास्ते पर वक्त से पहले ही आना पसंद करेंगे ताकि किसी मौजूद जगह का इंतखाब कर सकें। मोहन, पारो आहिस्तगा से बोली, ये जगह कितनी पुरसकून है। जी चाहता कि बस वक्त यहीं अटल जाए। तुम इसी तरह मेरे करीब रहो और इसमें इसी तरह तुम्हारे पहलू में उम्र गुजार दूं। यहाँ की हवा कितनी साफ़ है और यहाँ कितनी रोशनी है। बहुत साफ़ और बहुत रोशन है और यहाँ कैसी खुशबू फैली हुई है, सूंधी सूंधी। उसमें तुम्हारी खुशबू ने शामिल होकर कुछ और दिलकशी पैदा कर दी है। मैंने कहा, और मस्त मत हो जाना। और वह मुँह ही मुँह में बोली और चूछल कर मुझे नोचना शुरू कर दिया और वह तेज़ी से बोली। 2 जीपें आगे पीछे तेज़ रफ्तारी से हमारी सिमत आ रही थी और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उसमें 10 अफराद से कम नहीं बैठे होंगे। उनके सरों पर पगड़ियाँ और हाथों में राइफलें थी।
जगदीप ने पहली नाकामी के पेश नज़र इस बार मुंतखब लोग भेजे होंगे। पारो मुझसे जुदा होकर ज़रा फासले पर बैठ गई। हमने राइफलें संभाली और जिधर से जीपें आ रही थी उधर मैंने अंदाजे से राइफल संभाल कर ड्राइवर के सीने का निशाना बनाया। इतने लोग मौजूद थे कि निशाना खता होने का सवाल ही नहीं था। दोनों जीपों के दरमियान फासला कम था और मैंने अगली जीप पर और पारो ने पिछली जीप पर नाले जमा दी। उनके जिद पर आने की देर थी और मेरा निशाना ड्राइवर के बजाय उसके साथ बैठे हुए शख्स पर लगा, क्योंकि पारो की आहट ने मेरी तवज्जो हटा दी थी। बात एक ही थी और गोली के बाद और अपने साथी की आखिरी पुकार से ड्राइवर बौखला गया और स्टीयरिंग पर काबू न रख सका। नतीजन पिछली जीप अगली जीप से टकरा गई और इधर पारो ने पिछली जीप के ड्राइवर को ख़त्म कर दिया था। वो बेतहाशा बौखला गए, लेकिन उनके कुछ सोचने और समझने संभलने से पहले ही हमने निहायत तनदही और फुर्ती से पे दर पे फायरिंग करके उनकी तादाद निसफ से कम कर दी। जो आगे भागकर करीब आए वो पिस्तौल के निशाने पर आ गए और जैसे मौका मिला वो पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। किसी ने बंदूक उठाने की जुर्रत की और पारो ने मेरी चीख के बावजूद अपनी निशस्त बदल कर उसे ढेर कर दिया। पारो के बदन में जैसे बिजली का पलक लग गया था। चंद ही मिनट लगे होंगे कि सड़क पर हर तरफ खून बह रहा था और मैंने पारो का हाथ खींचा और हम गिरते पड़ते राइफलें और पिस्तौल संभालते, कपड़े झाड़ते और अपनी गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। गाड़ी में बैठते ही मुझे ख्याल आया और मैंने एक जगह का जायज़ा लेना मुनासिब समझा। जहां हम बैठे थे मैंने पत्तियां और टहनियां हटाकर देखा, वहां कोई निशान नहीं था, अलबत्ता पारो की खुशबू रह गई थी। पारो ने एक्सीलेटर पर अपने पैर का पूरा जोर डाल रखा था। शहरी हदूद में आकर उसने रास्ता बदल दिया और चौक की एक दुकान पर चंद लम्हों के लिए ठहरी। उसने मुझ पर कुछ पैकेट फेंक दिए। गाड़ी बूंद में दाखिल हो गई। पारो ने उसे पुरानी जगह खड़ा किया और उत्तर कर अतराफ का जायजा लेने लगी। मैं उसके इशारे का मुंतज़िर था। 1:15 हुए थे और मैं विनेश के कमरे में मौजूद था। ठीक 2 बजे के करीब वहां प्रीत आ गई और मुझे मौजूद देखकर कुछ मुतज़ब्ज़ब हुई, लेकिन बड़ी जहानत वाली, बड़ी सूझबूझ वाली लड़की थी। उसने अपने चेहरे पर कोई रंग नहीं आने दिया। फिर रात तक मैं विनेश के महल से कदम बाहर नहीं निकाला। विनेश को देखने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। रात को तरन्नम चूड़ीदार पजामा पहने और गले में चिटा हुआ दुपट्टा डाले झिझकते झिझकते विनेश के कमरे में आई। सुरेश चंद्र की अचानक मौत के बाद उसने इधर आना कम कर दिया। भून के हालात अभी ऐसे नहीं थे कि लोग एक दूसरे से मिल पाते। तरन्नम अमूमन डाली के पास चली जाती और वहीं उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता था। तरन्नम की आमद से एक बोझ सा महसूस हुआ, हालांकि उसका वजन मोम का वजन था। उसने दबे दबे लफ्ज़ों में विनेश को जे विनती सुनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा कि उसकी कुछ तबीयत बहल जाएगी। विनेश दिन भर लोगों से मिलते मिलते इतना थक चुका था कि उसने माजरत कर ली, लेकिन उसने तरन्नम को अपने पास बिठाकर बड़ी दिलनशीं बातें की। पूछा कि उसे भूड़ में कोई तकलीफ तो नहीं। तरन्नम ने बहरहाल खुशी का इजहार किया। वो ज़्यादा देर नहीं बैठी। चलते वक्त जब मैं उसे दरवाजे पर छोड़ने गया तो मुझसे कहने लगी, आप भूल गए, खैर हमारे आपके ताल्लुक में एक शर्त कब है, क्या आप हमें याद रखेंगे? मैंने उसे जवाब देना चाहा, मगर वो ज़हर लब मुस्कुराती हुई चली गई। मुझे थकन होने लगी और मेरे सांस फूलने लगा और जब रात को शारदा आई तो मेरी सरगरानी किसी कदर दूर हुई। मैंने घड़ी देखी, 12 बजे थे और मैं उठकर मुलाकाती कमरे में आया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अनीता का नंबर डायल किया। अनीता ने फ़ोन उठाया और मैं मोहन हूँ, मैंने बे आवाज़ में कहा। कहिए क्या इरादा है, बेआराम तो नहीं होंगी? नहीं, मैं तो आपके फ़ोन की मुंतज़िर रही, उसने नफासत से कहा। तो आप अपने दरवाजे पर आ जाइए और मुझे वहां तक पहुंचने में चंद लम्हे लगेंगे। आ रही है ना? मैंने तायद चाही। आ रही हूं, उसने गनुदा आवाज़ में जवाब दिया। मैं एक लम्हा भी वहां नहीं रुका। मबादा शारदा विनेश के पास से इधर उधर आ जाए और बाहर निकलने से पहले मैंने जेब पर हाथ डाला। पिस्तौल मौजूद था। विनेश शारदा को उसके महल से मुंतकिल करके शाही मेहमान खाने में ले आया, जिसके कमरे में विनेश के कमरों से मिले हुए थे। राहदारी में पारो मिली। उसने सरगोशी में मुझसे कहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आगे बढ़ गया और मुझे वहां तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगा जितना मैंने अनीता को बताया था। अनीता आधा दरवाज़ा खोले अंदर ही खड़ी थी और मेरे साए पर वो बाहर निकली, लेकिन मैं आगे बढ़ने की बजाय उसके कमरे में दाखिल हो गया। मैंने एहतियातन उससे बाहर आने की तलकीन की थी, जबकि मेरा इरादा उसी के कमरे में जाने का था। अनीता जगदीप की बहन थी और बहन भी इंग्लिस्तान से आई हुई, और मैं उसे उसके कमरे में इंतज़ार करने का मशवरा देकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था।
सब कुछ अचानक होना चाहिए था और उसने चटखनी बंद कर दी और तेज कदमों से बैरूनी कमरा अबूर करके अंदरूनी हिस्से में आ गई। कमरा रोशन कर दिया गया। रंग बिरंगे रेशमी पर्दों और फानूसों से मरसा ये कमरा अनीता जैसी लड़की के शयाने शान था। स्लीपिंग गाउन के ऊपर उसने एक सुर्ख शाल शानों पर डाल रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए शाइस्तगी से हाथ का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मैंने आपकी आंखें देख ली हैं, मैंने जवाब दिया। आपने बहुत इंतज़ार कराया। मैं तो समझी थी कि आपको मुझ पर एतमाद नहीं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने। मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे से शर्मिंदा होने का जवाब पैदा ना करें तो बेहतर है। आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। आप मेरे मेहमान हैं, उसने तमक्कुन से कहा। इज्जत अफजाई है। आपको पहली मुलाकात याद है? उसके सरापे में लर्जिश हुई। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की है लेकिन आप बुला नहीं सके और मैं भी इस कोशिश में नाकाम हो गई। याद है आपने उस रात एक बात कही थी। आपने कहा था कि जिस दिन मैं आपको मुजरम समझूं आपसे कह दूं और आप खुद गिरफ्तारी के लिए पेश कर देंगे। जी, मैंने तजस्सुस से उसे देखा और मैंने कहा था, अब मैंने आपके मुतल्लिक़ फ़ैसला कर लिया है और यह फ़ैसला अचानक नहीं किया गया। मैंने बहुत सोचे विचार करके तमाम मामलात, वाक़यात और शहादतों की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया है। मैंने अपने अहद की अभी अभी तजदीद की है। मोहन साहब, वो चंद कदम चलकर मेरे करीब आई और मैंने आपको मुजरम करार दे दिया है। अब आपकी सफाई और तामल के बगैर आप अपने आप को मेरी तहवील में दे दीजिए। जी। और मैंने उसके चेहरे पर नजरें जुमाकर कहा, मेरे हाथ हाजिर हैं, हथकड़ी पहना दीजिए। चलिए इसी तरह से ही। वो खरामा खरामा कुछ और आगे आई और उसकी आंखों में की बिजलियां चमकने लगी। वो कुछ सोचने लगी और उसने बढ़कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरा सारा जिस्म झंझना गया और रपे में शोर मचलने लगा। अभी उसकी कफियत को 2 पल भी नहीं गुजरे थे कि अनीता ने घबराए हुए अंदाज में अचानक मेरे हाथ छोड़ दिए। दरवाजे की घंटी की तेज आवाज़ उसकी जबीन पर चिकने पैदा हुई और मैं भी यकलख्त कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अनीता ने कशमकश से मुझे देखा। इतलाई घंटी तेजी से चीख रही थी और अनीता को फैसला करने में देर लग गई। फिर मैंने उसे दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और कोई और मुनासिब जगह समझकर मैं समझ में नहीं आई और मैं सांस रोककर एक बड़े पर्दे के पीछे छुप गया और मैंने अपनी आंख के अलावा पिस्तौल बरादर हाथ भी बाहर रखा। अनीता के दरवाज़ा खोलने से पीछे ही मुड़कर मुझे देखा और प्रीत तीर की तरह अंदर दाखिल हुई और अनीता के गले से अटक गई। अनीता, अनीता। प्रीत की कपकपाती हुई आवाज़ उभरी। बड़ी हवेली से फ़ोन आया है। कहराम बरपा है। हवेली के अनगिनत लोग मारे गए हैं और प्रीत के हलक ने साथ नहीं दिया और मेरा दिमाग बंद हो गया। मेरी रगों में खून जम गया। अनीता के मुंह से खौफ ज़दा कराह निकली और इस तरह चंद कदम पीछे हट गई जैसे प्रीत की ज़ुबानी कहे जाने वाले लफ्ज़ों के डंक से बच जाएगी। उसने अपने ही दांतों से अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी। प्रीत उसके गले से लिपटी हुई हिचकियां ले रही थी। अनीता का चेहरा लम्हों में जर्द पड़ गया था। मेरे पैर अपने जिस्म के वजन से डगमगाने लगे। करीब था कि पिस्तौल मेरे हाथ से गिर जाता और पर्दे का बोर्ड संभाले हुए लकड़ी फर्श पर गिरकर मुझे बेनकाब कर देती, मगर मैंने अपने आप को संभाला और पिस्तौल की नाल अंदर कर ली। अनीता की आंखें पथरा गई थी और प्रीत उसे झंझोड़ रही थी। अन्नी, होश में आओ। प्रीत की लड़ती हुई आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। हमें फौरन बड़ी हवेली चलना चाहिए। नहीं नहीं, अनीता बिखर पड़ी। तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। प्रीत, तुम झूठ बोल रही हो। वो अपना सर वहशत में प्रीत के रुखसारों से मलने लगी। नहीं, काश मैं झूठ कह रही हूँ। भगवान करिए कि ये खबर गलत हो, प्रीत ने हैबतज़दा लहजे में कहा। और मुझे अभी अभी फ़ोन पर अमरदीप ने बताया है। मैं पूछती रह गई कि कौन कौन। प्रीत की आवाज़ ठठरने लगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब के कौन कौन गया और नीता की सर्द आवाज़ मुझे फरेरी आ गई। पता नहीं और कुछ मालूम नहीं, मैं तो सीधी यहाँ चली आई। अमरदीप ये खबर तुम्हें सुनाने की हिम्मत नहीं कर रखता था, इसलिए उसने मुझे मुंतखब किया, वरना ना वो कुछ बता सका और ना मैं कुछ पूछ सकी। प्रीत की आंखों से आंसू मड़ रहे थे। चलो जल्दी करो, और इस वक्त तक सब कुछ बर्दाश्त करना होगा जब तक कोई हमें गोली ना मार दे। फिक्र ना करो, अब वो दिन भी दूर नहीं। अनीता ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। प्रीत ने उसके शानों पर ढलकी हुई शाल दुरुस्त की और एक तरफ खींचने लगी। कपड़े बदल लो और जल्दी करो, बड़ी हवेली में लोगों को हमारी ज़रूरत होगी। संभलो अन्नी, घबराओ नहीं। प्रीत की आवाज़ सख्त होती गई। उसने अपने ब्लाउज में रखा हुआ छोटा पिस्तौल निकाल लिया, फिर कुछ ख्याल करके उसे फ़ौरन वापस रख लिया। वो अनीता को खींचती हुई ख्वाबगाह तक ले आई, मुझसे बेहद करीब, और मैं पर्दे में कसमसाने लगा।
अनीता के हाथ पांव ढलक गए थे। ख्वाबगाह के दरवाजे पर शायद उसे मेरा ख्याल आया और उसने मुझ पर छाए हुए पर्दे पर सहमी हुई निगाह डाली। तुम जाकर विनिश को बताओ, मैं लिबास तब्दील करके अभी आती हूँ, उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा। विनिश? और प्रीत ने कसीले लहजे में कहा। उसे पहले से मालूम होगा। नहीं नहीं प्रीत, अनीता ने प्रीत के मुंह पर हाथ रख दिया। विनिश तो खुद जख्मी है, वो बिस्तर पर दराज है। उसका जहन जख्मी नहीं है। आओ फिर वो राक्षस तो बिस्तर पर मौजूद नहीं होगा। कौन राक्षस? अनीता ने झुरझुराई हुई आवाज़ में पूछा। विनिश का दूसरा रूप। मुझे यकीन है कि वह इस वक्त भवन में मौजूद नहीं। प्रीत ने तलखी से कहा। काश वो मुझे रास्ते में टकरा जाए। अब मैं कोई ख्याल नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि पर्दा हटाकर बाहर पहुंच जाऊं, मगर अनीता की निगाहें बार बार पर्दे की तरफ उठती थी। तुम चलो, मैं आती हूं, अभी आती हूं, उसने खिफताती लहजे में कहा। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, प्रीत भर्राई हुई आवाज़ में बोली। तुम हवेली फ़ोन करके खैर खबर दराफत करो, मगर ठहरो, बून में और लोगों को भी खबर देनी चाहिए। ओह, क्या हो गया? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हवास बागता अनीता कभी ख्वाबगाह में दाखिल होने के लिए बढ़ती, कभी कमरे से बाहर जाने का इरादा करती, कभी सरासीमगी से मेरी तरफ देखती। प्रीत ने उसकी कमरे में हाथ डालकर उसे दोबारा अपनी आगोश में भींच लिया। अन्नी, हौसला रखो, और तुम तो मेरी भी हाथ पांव फुलाए दे रही हो। तुम जाओ प्रीत, तुम अकेली चले जाओ, मुझसे वहां नहीं जाया जाएगा, अनीता ने हाँफते हुए कहा। तुम जाओ और हो सके तो मुझे फ़ोन पर बता देना, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस हालत में अकेली छोड़कर चली जाऊं? नहीं अन्नी, मैं नहीं जाऊंगी, अनीता ने चीख कर कहा। तुम जाओ प्रीत। ओहो अनीता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये बात तुम्हें इस तरह नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे ख्याल ही नहीं रहा और तुम्हें सुकून की ज़रूरत है। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया और मैंने खुद को लकड़ी का एक आदमी महसूस किया। लकड़ी जो जलती है तो पसीना फूटता है। पर्दे के अंदर इतना हबस था कि मेरा दम घुटने लगा। प्रीत ने अनीता को एक सोफे पर बिठा दिया और तरह तरह से उसकी दिलजोई कर रही थी, मगर खुद उसका लहजा उखड़ा हुआ था। न आवाज़ काबू में थी, न हरकत में तवाज़ुन था। वो बुरी तरह बुखलाई हुई थी। उसने फ़ोन उठाने की कोशिश की, मगर अनीता का हाल देखकर इरादा बदल दिया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ जगदीप के छोटे भाई अमरदीप ने प्रीत को फ़ोन किया हो। बड़ी हवेली से कोई और शख्स भी फ़ोन में इस साने की इतला दे सकता था। लम्हों की बात थी। सबको मालूम था कि अनीता कई दिन से यहाँ ठहरी हुई है। जिस किसको इतला मिलती वो सबसे पहले इस कमरे की तरफ दौड़ता, और मैं कमरे में पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। और प्रीत अब एक पल के लिए भी अनीता की नज़रों से दूर होने का इरादा नहीं रखती थी। अनीता अगर दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर निकल जाती तो मैं राहदारी के अंधेरे में लपक जाता, लेकिन अनीता को इसकी खबर से गहरा सदमा हुआ। वह तो कुव्वत फैसला महरूम हो गई और मेरी मौजूदगी के एहसास ने सदमे पर ताज़ियाने का काम किया था। नतीजा, प्रीत की दिल बस्तगी से अनीता में और बेजारी पैदा हो गई। हालांकि दिल बस्तगी की ज़रूरत खुद प्रीत को भी थी। वो भी उतनी ही नाजुक थी जितनी अनीता, छरेरे बदन की यह लड़की। अनीता की रुखसार चूमती हुई और उसके गले मिलकर रोती हुई तसल्लियाँ दे रही थी, और वह अनीता के साथ कुछ इस तरह पेश आ रही थी जैसे उस साने के मुजरम वही हो। उसका रवैया माजरत खवाना और उसका लहजा नदामत से आलूद था। अनीता गहरी गहरी सांसें ले रही थी। प्रीत उसे काबू में रखने और उसके साथ जाने में नाकाम होने लगी तो सोफे से सर टिकाकर बैठ गई। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। तमतमाया हुआ सुर्ख चेहरा, भीगी हुई अंगारा आंखें, कपकपाते हुए होंठ। उसका सीना समुद्री लहरों की तरह बेताब था। चंद मिनट भी न गुजरे होंगे कि वो एक झुरझुरी लेकर सोफे से उठी और शिकस्त खुर्दा आवाज़ में बोली, अन्नी, मैं तुम्हारे पास किसी को भेजती हूँ, किसी बांदी को पुकारती हूँ। ठीक है, तुम वहाँ नहीं जाओगी, मगर मुझे वहाँ जाना है, मुझे जाना चाहिए। मुझे तनहा रहने दो प्रीत, अनीता ने आर्जी से कहा, और मेरा सीना भी तुम्हारी तरह जल रहा है। अन्नी, कुछ मेरा भी ख्याल करो, वो तलखी से बोली। तुम्हारे पास तो मैं आ गई हूँ, लेकिन खुद किसके पास जाऊँ? अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रीत ने एक बार फिर उसे दिलासा देने की कोशिश की और उसके रुखसार अपनी साड़ी के पलों से खुशक किए और मुंह फेर कर दरवाजे की तरफ भागी। अनीता ने मुड़कर भी नहीं देखा और मैं चंद लम्हे तवक्कुफ किया। प्रीत पूरा दरवाज़ा खोल गई थी और अनीता गुमसुम सोफे पर नीम दराज थी। ये मोहलत मेरे लिए फ़रार के लिए नहायत मुनासिब थी और अनीता को भी शायद इसी का इंतज़ार होगा। राहदारी में प्रीत की आहटें दूर होती गईं और फिर मैंने पर्दा खिसकाया। अनीता भी चौंक कर उठ बैठी और गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। मैं पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे तक आया और उसने सर उठाया और मैंने बाहर जाने के बजाय दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी। मुझे अपनी जानब बढ़ता हुआ देखकर अनीता का सरापा मुर्तिश हो गया और उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। फिर उसकी आंखों से आंसुओं का धारा बह निकला। उसके होंठ प्रीत की तरह बदबदाने लगे और प्रीत ने जो कहा था वो मैंने सुन लिया था।
और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अनीता को किन लफ्ज़ों में मुखातब करूं। मेरी आंखें भी जल रही थीं और मैं कहना चाहता था कि प्रीत ने उससे जो कुछ कहा है वह सरासर एक बहतान है। वो मैं नहीं हूँ और मेरी हैरत उसकी हैरत से ज़्यादा है, क्योंकि कम से कम एक मशकूक फ़र्द यानी मैं तो उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में दूर दूर तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पर मैं शुबा करने का इत्मीनान हासिल कर सकूं। मैं उसके रूबरू पहुंचकर बेहसो हरकत खड़ा था। उसके बावजूद उसके और मेरे दरमियान खौफ, हैरत, तजस्सुस और गम के बेशुमार फासले हायल थे। उसके मदऊ करने के अंदाज से मैंने अपने ज़हन में बहुत क़यास तराशे थे, लेकिन अब सूरत ही बदल गई थी। प्रीत ने आकर उसका इख्तियार मुतज़लज़ल कर दिया और वह फैसला सुनाने के बाद उसकी तामील कराने की कुव्वत से महरूम हो गई। मैंने अनीता का ये रंग नहीं देखा था। इंग्लिस्तान की तरबियत याफ्ता, ये शोखो शंग महज़ब लड़की, जिसके लब कोई अनोखा साज थे, जिसका मुंह फूलों का गमला था और जिसके रुखसार सुर्ख घास का सब्जाजार थे और जिसकी आंखें नीलगों जाम में रखी हुई थीं, शराब थीं। हिंदुस्तान की ये ज़मीन उसे रास नहीं आई, क्योंकि ज़मीन ही बदल गई थी और उसके भाई जगदीप ने इस ज़मीन में खून शामिल कर दिया था। और ये रस्म कुछ इस तरह चली थी कि कहीं थमने का नाम नहीं लेती थी। वह जगदीप की बहन थी, मगर प्रीत भी तो विनश की बहन थी। रिश्तों से क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी तो अपने जजीरों में रहता है, किसी की अलहदा ममलकत कायम होती है, कोई अलहाक कर लेता है, कोई ज़रनगी हो जाता है, कोई हिंदुस्तान की तरह किसी बड़े जजीरे की नौ आबादी में बन जाता है। मेरी सांसों ने उसके बदन में लगी हुई आग को और हवा दी और मुझसे कुछ नहीं कहा नहीं जा सका। हर लफ्ज़ हीच मालूम हुआ और मैंने बेइख्तियार अपने बाजू फैलाकर उसे जकड़ लिया। मुझे हैरत हुई, अनीता किसी बिछड़े हुए झकस की तरह मेरे सीने में समा गई। उसने अपना चेहरा मेरे शान में छुपा लिया, जैसे ये उसकी मानूस जगह हो, और मेरे कुएं के मन पर आकर निढाल हो गई। मुझ पर हैरत के कई आलम तारी हुए, और जिन लोगों में खुद इतना गुदाज होता है वो क्यों गुदाज की तमन्ना करते हैं। शायद आदमी अपनी खूबियों को खुद इतना इस्तेहाल नहीं कर पाता जितना दूसरे कर लेते हैं। हर आदमी दूसरे आदमी के लिए बना है, दूसरे आदमी में नफरत और मोहब्बत पैदा करने के लिए। जब आदमी का आदमी से कोई इलाका नहीं रहता या आदमी आदमी के काम नहीं आता तो तन्हाई पैदा हो जाती है। आदमी आदमी के करीब रहता है, लेकिन आदमी आदमी के दरमियान 100,000 पर्दे हायल होते हैं। जब से यह हिजाबात बढ़ते शुरू हुए थे, आदमी की तन्हाई बढ़ने लगी। अनीता मेरे बाजुओं में डूबी हुई थी और मैं गंग खड़ा था, और फिर मुझे राहदारी के सन्नाटे में खलल पैदा हुआ और उस वसीओ अरीज कमरे में आवाज़ें नफूज करने लगीं। मुझे फौरन वक़्त की नाज़गी का एहसास हुआ, और प्रीत के जाने के बाद बूंद में कई लोगों को खबर हो गई होगी कि बड़ी हवेली में क्या हादसा पेश आया है। अनीता के रामगाह से मुल्हक कमरों में सोई हुई बांदियाँ भी जाग सकती थी, और मैंने अपना हिसार तोड़कर उसका चेहरा उठाया और उसकी तरबतर आंखों से कुछ कहना चाहा, मगर खुद मेरी आंखों में उसके आंसुओं के जरासीम लग गए और मेरे गिरेबान ने उसे पहले ही भगो दिया था। पता नहीं यह क्या तासर था कि शायद अनीता जैसी लड़की को इस हाल में देखने का रवादार ना होगा। गुलाब की टहनी मुरझाने लगी तो देखने वाले का दिल कट जाता है। अनीता देवी, और मैंने अपनी आवाज़ टटोल कर उसे आहिस्तगी से मुखातब किया। अनीता देवी, और मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ। आपने मुझे मुजरम करार दे दिया है, मैं इनकार नहीं करता। फैसला करना आपका और सुनना मेरा काम था। इस वक्त आपको अपने अंदर हौसला पैदा करके बड़ी हवेली जाना चाहिए। आपका मुजरम कहीं फरार नहीं होगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे उससे ज़्यादा बात करने की मोहलत नहीं मिली। इतलाई घंटी बजी और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ एक साथ बुलंद हुई। कुछ ख्याल ही नहीं रहा और ज़रा सी देर हो गई और लोग सरों पर आ पहुँचे। मैंने सर हिलाकर नीता को तहम्मुल की तलकीन की और वह बहुत मुतज़ब्ज़ब थी, और मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और खुद दोबारा उसी पर्दे के पीछे छुप गया। महारानी माया देवी और भून की दूसरी लड़कियों ने दरवाज़ा खुलते ही अनीता को अपने नरगे में लेकर बयान करना शुरू कर दिया। सबसे उदास और सबसे पीछे प्रीत थी। महारानी माया देवी अनीता को ख्वाबगाह में ले गई। प्रीत बाहर बैठी कुछ सोचती रही और उसके गीले रुखसारों पर कमरे की रोशनियां मुनक्कस हो रही थीं। कुछ ही देर में माया देवी अनीता का लिबास तब्दील करवाकर उसे ख्वाबगाह से बाहर ले आईं और सहारा देकर चीखती पुकारती हुई बाहर ले गईं। मैंने एहतियातन चंद मिनट इंतजार किया और मेरे अंदाजे के मुताबिक अब उनका रुख विनिश के कमरों की जानब होगा और मैं पर्दे से बाहर आया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर ठटकर आड़ में हो गया। उसी जगह किसी पर्दे के पीछे छुपा हो भी नहीं जा सकता था। अनीता के कमरे के बाहर शोर था और उस कमरे में मौजूद पाकर दास्ताने तराज कैसी कैसी दास्तानें फैलाएंगे।
अब इतना मौका भी नहीं था कि मैं भागकर अपना जिस्म दोबारा पुरानी जगह छुपा लेता। अकल खबत हो गई और मैंने परेशानी से कमरे पर एक तायराना नज़र डाली। बिजली का स्विच करीब ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का मुझे वक्त ही ना मिला, क्योंकि कसम अचानक अंदर आ गई। उसके साथ शंखतरा भी थी और दोनों की आंखें गनूदा थी और दोनों शब खवाबी का लिबास पहने हुए थीं। मुझे वहां देखकर वो सहम का दरमियान में ठहर गईं और मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया। अपना जिस्म सीधा करके कसम से पूछा, क्या आप भी यही खबर सुनकर आई हैं? वो जुज़बुज़ हो गई और शंखतरा की तरफ आंखें पटपटाकर देखने लगी और मैंने उन्हें कुछ सोचने का मौका वक्फा नहीं दिया। मगर अनीता देवी का कमरा खुला हुआ है और यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। ज़रा देखिए, वो अंदर कहीं मौजूद हैं। तुम्हें क्या खबर मिली है मोहन? शंखतरा ने वहशतज़दा आवाज़ में पूछा। फ़ोन पर सिर्फ इतना बताया गया कि बड़ी हवेली में कोई संगीन वारदात हो गई है, मैंने बोझल आवाज़ में कहा। फ़ोन सुनकर मैं सीधा यहाँ चला आया और मैंने अनीता देवी को मतला करना मुनासिब समझा, मगर यहाँ शायद पहले ही खबर पहुँच गई है। अनीता देवी जा चुकी है। कसम तेजी से अनीता की ख्वाबगाह की तरफ लपकी। शंखतरा ने थके थके अंदाज में उसकी तकलीद की और फिर वो दोनों मायूस होकर जल्दी वापस आ गईं। आइए बाहर चलकर देखते हैं, और मैंने आगे बढ़कर कहा और उनके साथ साथ बाहर आ गया। राहदारी में आकर वो विनेश के कमरों की मुखालफ सिमत जाने लगी और मैंने उन्हें आवाज़ देकर अपनी जानब मतवज्जा किया। वो इतनी बदहवास थी कि मेरी आवाज़ पर झिझकने लगी। शंखतरा ने इस अतराफ और कसम से उस तरफ जाना चाहा, लेकिन फिर वो दोनों मेरे पीछे पीछे तेजी से आने लगी। मेरी तवक्का के मुताबिक विनेश के मुलाकाती कमरे की रोशनियां जल रही थी और माहौल पर एक सोगवार फिजा मुसल्लत थी। अंदर विनेश की ख्वाबगाह से दबी दबी सिसकियों और सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। अभी भून के कम ही लोगों को इतला मिली होगी। वक्त ही बहुत कम बीता था, मगर मुझ पर सदियों की तरह गुजरा था। मैंने सुकून की सांस ली। कसम और शंखतरा ने अंदर जाकर अनीता को घेर लिया। विनेश अपने बिस्तर पर मुस्तरिब बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और सब उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहे थे। मैं गोशे में सिमट कर खड़ा हो गया और इस वक्त वहां मेरी मौजूदगी लोगों को लाख ग्राह गुजरती, मगर बहुत ज़रूरी था। विनेश की नज़र मुझ पर पड़ी और उसकी पेशानी पर चंद शिकनों का इजाफा हो गया। जैसे ही विनेश ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और सब ने बीक वक्त एक ही सवाल किया। विनेश ने होंठ सुकेड़ कर एक सर्द आह भरी और बिस्तर से उतरकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा। महारानी माया देवी विनेश का कंधा पकड़कर एक तरफ ले गईं और जितनी देर में विनेश तैयार हुआ, लोग भून के तकरीबन हर कोने से इस सिमट कर विनेश के महल में इकट्ठे होने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। पारो को आने में देर लग गई, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रही होगी, और खुदाम और बांदियां भी जाग गए और बड़ी हवेली में जाने के लिए महारानी माया देवी के हुक्म पर सिर्फ चंद लोग मुंतखब किए गए और उनमें प्रीत भी शामिल थी। बाज़ों ने खुद ही ये ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की और उनके चेहरों पर दहशत छाई हुई थी। माया देवी ने पारो को भी बड़ी हवेली में जाने वालों में शामिल कर लिया था, मगर वो आमादा नज़र नहीं आती थी और मैंने इशारा करके हैरतज़दा और बेकरार पारो को भी भून से कूच करने वाले काफिले में शामिल हो जाने पर आमादा कर दिया। फिर विनेश की सरबराही में 4-5 कारें आनन फानन बड़ी हवेली की तरफ रवाना हो गईं। लोगों की सरगोशियों के मुताबिक आज बड़ी हवेली में रियासत राजेपुर के सबसे संगीन वारदात हुई थी। वहां अभी हाल ही में कई लोग मारे गए थे। गुज़श्ता और हालिया वाक़े में वक़्त का ज़्यादा फासला नहीं था। गुज़श्ता वारदात पुलिस अफसर टेलर की जुर्रते आजमाई का नतीजा थी, मगर हालिया वारदात सोचते सोचते मेरा दिमाग पक गया था और रगो वपे में बार बार सनसनाहट होती। मैंने अपने ज़हन से धुंध हटाने की बहुत कोशिश की, मगर धुंध नहीं हटी। मुझे अपना हम दजाद और हम सूरत कोई नज़र नहीं आया और अभी तक मबहम इतलाएँ मिली थी। हजूम के सबब विनेश से भी कोई बात नहीं हो सकी। अलबत्ता किरान से मालूम होता था कि बड़ी हवेली पर कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है। दोनों इमारतों से पुलिस और गोरों के मसला दस्ते उठा लिए गए थे। अब टेलर की मानद कोई दूसरा अफसर भी दंदनाता हुआ खवाब गांव में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। प्रकाश बून की तरह जगदीप की हवेली में विनेश के सरफरोश रफीक भी नहीं थे और दो खानदानों के सिवा रियासत में कोई तीसरा खानदान राजेपुर की गद्दी का दावेदार नहीं था, ना दावे का हक रखता था। फिर जगदीप के खानदान से इतनी बड़ी दुश्मनी का मुजाहरा किसने किया? किसके सब्र का पैमाना इस कदर लबरेज हो गया? मुलाकाती कमरे में अब भी भून की कई लड़कियां, रानियां, 3 दामाद मौजूद थे। भून में मर्दों की कमी की वजह से कई दामाद मुस्तकिल तौर पर यहीं रहते थे। वो राजकुमारियों के शोहर थे, इसलिए अपनी हैसियत पहचानते थे और अमूमन खामोश और भून खसूसन विनेश के महल के मामला से अलग थलग रहा करते थे।
महाराजा प्रकाश चंद्र ने उन्हें मुंतखब करते वक्त अपनी लड़कियों के मजाज का खासा ख्याल रखा था। औरतों के चेहरों पर खौफ व हरास के बादल छाए हुए थे, इसलिए साने के मतलब उन्हें नहायत मबलीग तबसरा करने का मौका मिल गया और उनका ख्याल था कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ऐसा हुआ है। कोई कह रहा था कि राजेपुर के दूसरे अमरा दोनों खानदानों का रूट देखना पसंद नहीं करते। कोई दबे दबे लहजे में छौनी की तरफ इशारा कर रहा था, कोई इशारों में राजमहारी की तरफ उंगली उठा रहा था। उधर टेलीफोन की घंटी बार बार बज रही थी। शारदा सोफे पर सुकड़ी सिमटी खामोश बैठी थी और मैं अपने अंदर सुकड़ा सिमटा हुआ था। जब शारदा की तेज निगाहों ने मुझ पर बहुत हंसना और खुद मेरे दिमाग ने मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया तो मैं अपने शनासा कमरे में आ गया। ये कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मैंने रोशनी भी नहीं की और ऊंधे मुंह दीवान पर ढेर हो गया। ये गद्दे आदमी की वक़्त उसकी नज़र में बढ़ा देते हैं। बहुत सी थकावटें, बहुत से दर्द अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। ये एक किस्म का मरहम है, ज़िंदगी का असबात है, ठंडा पानी है जो सूखे हल्क में उतरता है तो रूह का पौधा लहलहाने लगता है। ये खनकने पानी का गुस्ल है, लेकिन इन तमाम आरामजा चीज़ों की अफादियत की एक हद मुकर्रर है और उसके बरअक्स आदमी की तलब और उसकी गिरफ्तें लामहदूद हैं। गद्दे भी एक सिता पर दब कर पत्थर बन जाते हैं। जिस्म जल रहा हो तो ठंडा पानी और जलन पैदा कर देता है। मरहम से जख्म पर मिर्चें लगने लगती हैं। कुछ देर पहले हालात बदले हुए थे। खून रगों में उबल रहा था, गर्म पानी तरिया का असर रखता था, मगर वक़्त ने जिस्म की एक ऐसी चुटकी ली कि सब कुछ मुनहदम कर दिया। वक़्त में बड़ी कुदरत है, कभी आदमी को धूप में खड़ा कर देता है, कभी छाँव में, कभी मेहरबान होता है, कभी ना मेहरबान। वक़्त तो एक माशूक है जो कभी रूठ जाता है तो कभी मान जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब मान जाएगा और कब रूठ जाएगा। वक़्त ने मुझे अपना चाहने वाला समझ लिया था, इसलिए अश्वे, गमजे, उदाएं और तेवर थे और वक़्त ने मेरी कम उम्र ही में मुझे अपनी कमान पर चढ़ा लिया था। मुझे वक़्त की नज़र लग गई थी। मैं वक़्त के हाथ में एक गेंद था। गेंद ला कोशिश करे कि उछल के वक़्त सर पर जा पड़े, मगर गेंद की यह कोशिश शायद ही कामयाब होती है। मुझे यकीन था कि एक वक़्त ज़रूर ऐसा आएगा जब वक़्त नाराज़ होगा तो मैं उससे कहीं ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगा, फिर कोई बात नहीं सुनूंगा। किसी ने आकर कमरा रोशन किया और मैं चौंक कर मुड़ा। शारदा भागती हुई मेरे पास आई। क्या बात है? उसने सरगोशी में मुझसे पूछा। कुछ नहीं, मैंने उदासी से जवाब दिया। तुम आराम क्यों नहीं करती? इस माहौल में नींद कैसे आ सकती है? मगर तुम्हें इस तरह नहीं जागना चाहिए था, फिर बीमार हो जाओगी। मोहन, वो करब से बोली, मेरा दिल उजड़ा जा रहा है। मैं उठकर बैठ गया। शारदा, और मैंने उसे बेकरारी से मुखातब किया, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। आओ, मैं तुम्हें मीठी नींद सुला दूंगा। मैं तुम्हारा सर दबाऊंगा, इतने होले होले कि तुम्हें नींद आ जाएगी। बाहर लोग बैठे हैं, वो यासियत से बोली। मैं उनकी नज़रों से बचकर तुम्हें देखने आई थी। तुम देर तक बाहर नहीं निकले और कमरे में गुप अंधेरा छाया रहा तो मुझे तशवीश हुई। तुमने जूते भी नहीं उतारे और उसने अपनी मशाल मुझे उड़ा दी। आराम से सो जाओ और देखो, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगी। तुमसे बातें किए हुए कितने दिन हो गए हैं। उसकी आवाज़ गुलूगेर होने लगी। उसे रोकने का महल नहीं था और वह जिस आहिस्तगी से आई थी उसी तरह वापस हो गई और जाते जाते कमरे की रोशनी गुल करना और दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली। वक़्त ने शारदा को उकसाया होगा कि वह मुझसे आकर छेड़ करे और मेरे तन की खींची हुई डोरी की गांठें ढीली कर जाए। शारदा के बदन से उतरी हुई शाल मेरे गालों से मिस हुई तो मेरे मसामों में गुदगुदी होने लगी। मैंने उसका कोना दांतों में चबा लिया। अब ऐसा लगा जैसे मुंह में शारदा घुल गई हो, जैसे अबर का एक टुकड़ा सूरज पर छा गया हो और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हों, जैसे मैं एक दरख्त की छांव में बैठा हूं और फूलों की पत्तियों पर मुझ पर गिर रही हों। शारदा मुझे खिलौना दे गई थी और मैं उससे खेलता रहा और उसमें उठने वाली भीनी भीनी महक मेरे सांसों में बस बहती रही। अभी तक कोई वापस नहीं आया था। 3:30 बज गए थे। बाहर से अभी तक फ़ोन की घंटी बजने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। विनिश के बाजू का जख्म पूरी तरह सूखा भी नहीं था कि उसे बेआरामी से दूर चार होना पड़ा। उसकी वापसी में ताखीर के बेसबब नहीं होगी। ये इत्तेफाक अजीब था। जिस वक्त मैंने अनीता के पास जाने का इरादा किया, ये वारदात ऐन उसी वक्त होना रह गई थी। मुमकिन है कि अनीता के ज़रखेज़ ज़हन के किसी गोशे में ये उचटता हुआ ख्याल आया हो कि इत्तेफाक इस तरह रूनमा नहीं होते और मैं दानिस्ता ये वक्त मुकर्रर किया था, वरना मैं कई दिन से उससे मिलने में क्यों गिरेज कर रहा था। आदमी का जहन है, उसके सरशत आवारा है, किसी तरह भी बहक सकता है और जिस जहन को अपनी आली नस्बी पर नाज हो और किताबों की आंट से तपाया गया हो, वह और भी करिश्मा साद सितम एजाद हो जाता है। किताबें जहन में दूरबीन लगा देती हैं,
मुझे उम्मीद थी कि अनीता इस तरह नहीं सोचेगी कि जब जहन आली नस्ब था तो आंख भी उसी नस्ब से थी। किताबों ने जहन को जला बख्शी होगी तो सीने में मोम भी भरा हुआ होगा और देखने वाली नज़र भी अता की होगी। मैंने इसलिए प्रेत के जाने के बाद इजरत नहीं की थी ताकि अनीता को मेरी आंखों मेरे सीने में झांकने का मौका मिल जाए। जगदीप के यहाँ होने वाली ताज़ा वारदात से मैंने बेतकल्की का अख्तियार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें और ज़्यादा उलझता गया। मुझे सिरा नहीं मिल रहा था। सिरा ढूंढते ढूंढते ढेलों में दर्द होने लगा। फिर मैं अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिमाग में रोशनी की एक लकीर खींच गई। कहीं कहीं जगदीप अपने ही वफा केशों की नादफाइयों का निशाना तो नहीं बन गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जगदीप के हम मशरबों के प्याले छलक तो नहीं गए। 1 2 4 कोई शुमार कतार नहीं थी। गोलियां, सलाखें, सदाएं, कौड़े, नमक हक अदा करने के भी कुछ आदाब हैं यहाँ। तो आजमाइशों का एक सिलसिला था। जगदीप ने बार बार किसी तरह समझाया होगा कि खजाना निशावर किया होगा, क्या क्या नशे ना पिलाए होंगे, कहा होगा कि बस ये आखिरी बार है, उसके बाद बेड़ा पार। आखिर कब तक अनगिनत लोग जगदीप के वादों के तिलस्म में अपनी जानें गंवा चुके थे। रियासत के कितने कवि हेकल शोरा पुष्ट जवान जगदीप का इल्म लेकर उठे थे और शायद ही कोई वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा था। सबसे पहले साधु देवराज के स्थान से नज़दीक ही घोड़सवारों का एक दस्ता अजल का लुकमा बना था। फिर छावनी के रास्ते पर बून में कई बार हमलों के दौरान में आदमी के पीछे आदमी भागता रहा था। और आज दोपहर जब उन मुंतखब अफराद की वापसी में देर हो गई होगी या किसी ने आकर खबर दी होगी कि साधु देवराज के स्थान को जाने वाली सड़क पर लाशें ही लाशें पड़ी हैं, जगदेव का जो हाल हुआ होगा वो तो अपनी जगह। मरने वालों के रफ़ीकों और अजीज़ों पर क्या कुछ ना कुछ गुजर गई होगी और उनमें से बेशतर लोग लाखीपुर के पहाड़ी इलाके से तल्लक रखते होंगे। जब लाशें उनके विरसा के हवाले की गई होंगी तो लाखीपुर में अच्छा खासा शोर मच गया होगा। मुमकिन है कि पुलिस तक भी बात पहुंच गई हो और राजमहल में महाराजा बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदल रहे हों। तमाम लाशें सड़क पर बिखरी हुई थी। कोई उन्हें समेट कर वापस ले जाने के लिए भी जिंदा नहीं बचा। सड़क वीरान थी। ताहम कोई ना कोई राहगीर शाम तक जरूर उधर से गुजरा होगा और कानों कान होती हुई यह खबर जाने कहाँ तक जा पहुंची होगी। एक ऐसा हादसा था जिसमें मुखालिफ ग्रोह का एक शख्स भी जाए वारदात पर मुर्दा नहीं पाया गया। ऐसे मालूम होता था जैसे वो लोग आपस में ही दस्त गिरबान हो गए हों। अगर उन्हें किसी दूसरे ने निशाना बनाया था तो कयास के मुताबिक उसके मरने वालों की तादाद उन लाशों से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी। इधर उधर खून का कोई निशान भी तहकीक कुंदों को नज़र नहीं आएगा। वो परागंदा ख्याल के दौरान में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि मुखालिफ ग्रोह में सिर्फ 2 अफराद थे, एक मर्द और एक औरत। और मर्द तो बहरहाल जैसा तैसा था। औरत फूल की छड़ी थी, कांच की बनी हुई शराब की सुराही थी। सिर्फ 2 आदमी थे जिन्होंने जीपों में बैठे हुए 10 मसला और माहिर फन आदमियों को सोचने का एक लम्हा भी नहीं दिया और इतना बुखला दिया कि इतना गड़बड़ा दिया कि उन्हें हथियार उठाने की मोहलत भी नहीं मिली। एक शख्स ने ये जुर्रात की थी मगर देर हो गई थी। बून वापस आकर हमें खुद यकीन नहीं आता था कि हम गए भी थे और इस अकदाम से बस यही मकसूद था कि कंवर जगदीप को अपने रवैये पर मज़ीद नज़रसानी का मौका मिल जाए और उसकी हमायत करने वाले आइंदा आगा पीछा सोच कर मरने पर आमादगी का इजहार करें। इजरत इसलिए की थी कि रीता ने कंवर जगदीप और अपने बाप कर्नल हार्डिंग के दरमियान रिश्ता महर मोहब्बत अस्तवार होने की खबर दी थी और हाई कमान के 3 कर्नेलों की याददाश्तों से माला माल फाइलों में रियासत राजेपुर के ज़र खरीद गुंडों का ऐसा मबसूत और जामा बयान मौजूद था कि ज़रा सी ताख़ीर भी मोहलक नज़र आती थी। एक यही तरीक़ेकार समझ में आता था कि पानी नशीबी में गिरा। प्रीत ने फ़ौरन अमल किया और जैसा सोचा था हरफ बहरफ वही हुआ। अलबत्ता पारों की शमूलियत ने यह मरहला और आसानी से तय करा दिया। ये कदम इसलिए नहीं उठाया गया था कि खून रायगा जाएगा। तवक्का थी कि ये लोग अपने पीछे आने वालों का रास्ता बंद कर देंगे। इतना अचानक, इतना मुकम्मल, इतना हौलनाक वाक़या रियासत के आवारा लोगों की बस्तियों के सर से नहीं गुजर जाएगा। कुछ न कुछ असर ज़रूर होगा और ये तो अभी आगाज़ था। मुमकिन था कि इस किस्म के 3-4 वाक़यात का आदा और करना पड़ता, मगर अब नक्शा ही बदल गया था। एक सूरत तो ये थी कि लाखीपुर के पहाड़ी लोगों को और उनके सरप्रस्त रियासत के सरबरा आवर बदमाशों पर हैरत असजाब के बादल छाए रहें। उन्हें लाजमन ये बताया जाएगा कि वह सिर्फ एक शख्स है जिसने उनसे उनके बहुत से साथी छीन लिए हैं। अगर एक बार और आजमाइश की जाए तो जाने वाले लोग तो वापस नहीं आ सकेंगे, मगर उनकी रूहें ज़रूर ममनून होंगी।
उस एक शख्स को तहस नहस करने के लिए 10 अफराद और तैयार हो गए थे, मगर वो शख्स हाथ नहीं आया था और मैं उन्हें यही बावर कराना चाहता था कि वह फजूल की दौड़ धूप कर रहे हैं। इतने आदमी काफ़ी हैं, मज़ीद आजमाइश बेसूद है। उन्हें मेरे बारे में हर किस्म की मालूमात होंगी। मेरे खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त और बराखिंदा कर देने वाली बातें बताई गई होंगी। जंगों में इस तर्ज पर कौमों को गुस्सा दिलाया जाता है। गुस्से की शदीद कफरीतें गुजरने के बाद ही वो कार आमद बात सोचने पर कादर हो सकते हैं। गुस्सों का माल ये हो तो दिल का मौसम बदल जाता है और दिमाग पर बर्फ़ गिरने लगती है। कितनी अजीब चापों पर भूंकते हैं और उन्हें मेरी जन्म पहचान लेनी चाहिए थी। 10 आदमी और मर गए, नहायत पुरअसरार तौर पर, और जोगी वाला वाक़या रियासत में आम था। ऐसे कितने वाक़यात फ़ौरन जहन में नहीं उतरते, तकरार होती है, तब आदमी संजीदा होता है। उनसे ये खबर भी रोपोश न रही होगी कि छावनी में मेरी गिरफ्तारी के वक़्त साधुओं ने खसूसी तवज्जो मबजूल की थी, मगर इस सोख्ता बरगश्ता ज़हन में दूसरी सूरत नहीं आई थी कि वह पलट कर अपने मालिक ही पर झपट पड़ेंगे। कोई और नहीं हो सकता, यही नमकवार हो सकते हैं। नमक का असर उल्टा पड़ता है तो ज़मीन का चेहरा लाल हो जाता है। फ़ौज ने अपने हुक्मरान के खिलाफ बगावत कर दी होगी। बाहर शोर मचा तो मैं बेताबी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि जिस्म पर शारदा की शाल सरसरा रही है, और रुक कर मैंने उसे एहतियात से सूंघा और उस पर उभरे हुए बैल बोटे आंखों से लगाए और उसे तकिए के नीचे छुपा कर बाहर आ गया। मुलाकाती कमरे में विनिश को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था। उसका चेहरा छुप गया था और मैं चुपके से उन सब के पीछे जाकर खड़ा हो गया और झुककर विनिश का चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। इस वक्त किसी नर्मो नादक हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि यह जुर्रात आज़मा कौन है। मैंने किन अखियों से इधर उधर देखा कि पारो करीब ही खड़ी है। अगर कोई देख लेता, और पारो जैसी मोहतात लड़की ने यह जसारत किस तरह कर ली। उसे अंदाज़ा होता था कि पारो का दिल यकसर बदल गया है और उसमें दोबारा एक लड़की उभर रही है, एक लड़की जिससे अपने बदन की परवाह नहीं होती। गैसू किधर जा रहे हैं, दुपट्टा कहाँ ढलका हुआ है, साड़ी का पल्लू ज़मीन पर गिर गया है, और मैंने उससे अपना हाथ छीन कर और एक कदम पीछे हटकर अपनी समात वेनिश की बातों पर मरकूज कर दी। मुझे एहसास था कि वेनिश का बयान नहायत मोहतात और मुख्तसर होगा, और दर्दो करब, तजस्सुर और सरापे में डूबा हुआ वो महारानी माया देवी के पहलू में बैठा था। बड़ी हवेली में मैं कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूँ, उसने थमे थमे लहजे में कहा। वहाँ एक दो नहीं, इस बार बीक वक़्त 18 अफराद निशाना बनाए गए हैं। सब की सिसकारियाँ निकल गई। 18, और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। चंद लम्हों तक गहरी खामोशी तारी रही, सांसें भी मादूर हो गईं, और जगदीप, हीमा ने खौफजदा आवाज़ में पूछा। जगदीप इस वक्त छावनी गए हुए थे। विनिश ने सर्द लहजे में जवाब दिया। 3 बांदियाँ और 2 नाचने वालियाँ भी मारी गईं। मगर कैसे? और रानी लेवता ने हज़ियानी अंदाज में पूछा। कोई शख्स जख्मी नहीं है, सबको गोलियां लगी हैं। ख्वाबगाह में सोते हुए लोगों को मारा गया। 5 लाशें सिर्फ एक कमरे से दस्तयाब हुई हैं। वहाँ शतरंज खेली जा रही थी, विनिश ने धीमी और कमज़ोर आवाज़ में कहा, और बाकी तफसील औरों से पूछिए, मैं बहुत थक गया हूँ। महारानी माया देवी ने दोनों हाथों से अपने सीने पर रख लिए और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर उन्होंने विनिश के गले में बाहें डाल दी। राजू, तुम्हारा जख्म अभी हरा है और कुछ देर सोने की कोशिश करो, सुबह ही सुबह फिर जाना पड़ेगा। मगर ये क्यों और ये सब कैसे? हीमा की आवाज़ घुट गई। बेटा, क्यों का जवाब किसी के पास नहीं। माया देवी ने मुंह बसूरते हुए कहा। मैंने वहाँ जो कुछ देखा है उससे जी उलट रहा है। आंखों में अंधेरा छा गया है, सर घूम रहा है। कैसे कैसे जवान बच्चे मारे गए। वैसी कातल ने क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या आका, क्या नौकर, और किसी को माफ़ नहीं किया। कमरे में, बिस्तर पर, दीवारों पर, पर्दों पर जिधर देखो खून ही खून नजर आता है। ओह रानी माँ, कौन और वह कौन वैशी था? किसी ने मासूमियत से पूछा। कुछ पता नहीं चला, और पुलिस वाले बेड़ियाँ और शीशे लिए वे कोनों खुदरों में खाक छान रहे हैं, और भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, मूर्खों, आपस में प्रेम ना हो तो भगवान भी प्रेम नहीं करता। हे भगवान, माया देवी हाथ जोड़कर बोली, इस बूंद को अपने शरीर में रखना, हमारी यही प्रार्थना है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। रानी माँ, अब चुप रहो, अब कुछ नहीं सुना जाता, विनिश ने बरगश्तगी से कहा, और कुछ मत करो और कोई प्रार्थना मत करो। मैं वहाँ से हट आया। मेरे पैरों में लर्जिश होने लगी थी। विनिश और माया देवी ने बड़ी हवेली का जो मुख्तसर हाल बताया था, उसके बाद कुछ और सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती थी।
मुझे ऐसे लगा जैसे पुलिस अफसर टेलर को आर्जी तौर पर दोबारा ज़िंदगी मिल गई हो, जैसे उसकी रूह पारों के सामने अभी तक शर्मोसार हो और वह अपने महबूब के फरमाइश पर तमाम कमाल अंजाम नहीं दे सकी और उस बेकरार रूह ने अपना काम आज मुकम्मल करने की कोशिश की हो। मगर उसकी 13 बख्ती पर भी उड़े आड़े रही, क्योंकि कमर जगदीप आज हवेली में से बाहर था और मैंने राहदारी में अपने पीछे आड़ सी महसूस की और मुड़कर देखा तो पारों की पलकें मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं। मगर उनकी दावत कबूल करने का यह वक्त नहीं था और भूल में हर तरफ लोग जाग पड़े थे। 5 बज रहे होंगे। ज़िंदगी के कोलू का बैल आज ज़रा वक्त से पहले जाग गया था। मुझे यकीन था कि पारो हैर तो अस्तजाब का मुजाहरा करने के सिवा कोई और बात नहीं करेगी। मैं चबूतरों से उतरता हुआ खुले मैदान में आ गया। बूढ़ी रात हाँप रही थी और मैंने अपने आप को बाग में मौजूद पाया। सब्ज़ा गीला और सर्द था और मेरा जिस्म भी सर्द था, बल्कि सब्ज़े का कुछ और महसूस हुआ होगा। विनिश के आने से पहले मैंने राजेपुर के गयूर बदमाशों के मतलब जो राय कायम की थी वो चुरमुरा रही थी। बदमाशों के ये तौर नहीं होते, ये सलीका, नाराज़गी का ये अंदाज, गुस्से का ये अज़ार नहीं होता। जगदेव छानी गया हुआ था और अगरचा उसका हिफाजती दस्ता भी साथ मौजूद होगा, उसके बावजूद वो कहीं से भी अचानक पहाड़ियों से उतरकर जगदेव की राह का पत्थर बन सकते थे। शहर से छौड़ी तक के तवील रास्ते में बेशुमार जगह ऐसी आती हैं जहां उन्होंने जगदीप के खुलकर 2 बातें करने का मौका मिल जाता, मगर उन्होंने अपना तकद्दुर दूर करने के लिए ये आसान रास्ता अख्तियार नहीं किया। गोया उनकी मतवक्का नाराज़ी मेरी खुश अकीदगी की तख्लीक है। वो कोई ऐसा शख्स था जिसे जगदीप की तलाश थी और जिसे मालूम नहीं था कि वो उस वक़्त कहाँ गया हुआ है। वो कमरों में उसे ढूंढता रहा और जो सामने नजर आया उस पर बेदरी गोलियां चेष्टा करता रहा।